ठीक है भाई, हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ लिया है, प्योरली कैपेसिटिव पढ़ लिया है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं एक बार। ठीक है, क्या हुआ था? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट क्या चाहते हैं? साथ साथ चलना चाहते हैं। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? जीरो। इंडक्टिव सर्किट में यहां अगर हमारा क्या हो, वोल्टेज, सॉरी, यहां पे अगर हमारा करंट हो तो बोलो वोल्टेज कहां जाएगा? 90 डिग्री आगे लीड करेगा। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टर चाहेगा कि क्या हो भाई? वोल्टेज आगे चले। और अगर कैपेसिटर होता तो वो क्या चाहता? वोल्टेज लैग करे, है ना, करंट लीड करे। यस और नो? ठीक है भाई, इतना याद है सबको? इसके लिए बोलो रेजिस्टेंस क्या होती थी? आर। यहां क्या होता था? इंडक्टिव रिएक्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से, फॉर्मूला एक्सएल ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, और कैपेसिटर के लिए रिएक्टेंस एक्स सी होता है फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे चले, अब सीरीज आरएलसी सर्किट लगा देंगे तो क्या होगा? बोलिए। सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस चाहेगा कि करंट उसके करंट और वोल्टेज साथ साथ चले। इंडक्टर चाहेगा कि वोल्टेज आगे करंट पीछे चले, और कैपेसिटर चाहेगा कि करंट आगे चले वोल्टेज पीछे चले। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं आप कि ये मेरे पास सीरीज आरएलसी सर्किट है ना। आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, अब आरएलसी सीरीज सर्किट देख रहे हैं। बोलिए, ये क्या चाहता है? वोल्टेज और करंट क्या हो? सेम हो। ठीक है ना। ये क्या चाहता है? वोल्टेज आगे चले करंट पीछे चले, है ना। ये क्या चाहता है? करंट आगे चले वोल्टेज पीछे चले। यस और नो? ठीक है, अब हम इन तीनों को क्या करते हैं? फेजर डायग्राम में बना सकते हैं। हमने पहले भी फेजर डायग्राम बनाया है भाई। बोलो, मान लीजिए इंडक्टर के लिए, थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, इंडक्टर के लिए क्या होता है? ये हमारे फेजर बना रहा हूं। ठीक है, बोलिए, अगर करंट का फेज क्या हो रहा था? लेट से क्या था भाई? ओमेगा टी। करंट का फेज ओमेगा टी, तो वोल्टेज का ओमेगा टी प्लस π/2। और अगर मान लो ये वोल्टेज का फेज है तो करंट का फेज ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा। ये दोनों। अच्छा, अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो बोलिए, अगर यहां पे वोल्टेज है, ये वोल्टेज है ओमेगा टी, बोलो करंट कहां होगा? ओमेगा टी प्लस π/2 पे करंट होगा। यस और नो? आगे चलाने की कोशिश करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? इन तीनों का क्या कर रहा हूं? फेजर डायग्राम बना रहा हूं एक ही फेज पे। क्या कर रहा हूं? एक ही में। ठीक है ना। बोलिए, क्या होने वाला है? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। यस और नो? दिस इज द करंट। करंट से 90 डिग्री आगे कौन होगा? इंडक्टर का वोल्टेज। और करंट से 90 डिग्री पीछे कौन होगा? कैपेसिटर का वोल्टेज। क्लियर है? और करंट के फेज में कौन होगा? रेजिस्टेंस का वोल्टेज। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बोलो, क्या ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं? है ना। बोलो, मान लेते हैं कि VL बड़ा है और VC छोटा है। VL बड़ा है, VC छोटा है, तो बोलो नेट कितना बचेगा ऊपर की तरफ? VL माइनस VC बचेगा। कितना बचेगा बोलो भाई? VL माइनस VC, और इधर बचेगा VR। सही है? बोलो, नेट क्या आएगा? इनके बीच में से आएगा भाई, फेजर है। फेजर्स आर बेसिकली क्या? वेक्टर्स, है ना। तो बोलिए, ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। सही, इनका रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट है, इसने करंट के साथ जो एंगल बनाया है, दैट इज फाई। व्हाट इज फाई? पावर फैक्टर एंगल। याद आया? नेट वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो होता है, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल। क्या होता है भाई? पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, बोलो, याद करिए, VL क्या होता था? I XL, ऐसा कुछ याद आया? VC क्या होता था? IXC। VR क्या होता था? IR। याद आ गया? अब बोलो, VL माइनस VC की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे? IXL माइनस XC। यस और नो? बोलो भाई, I नॉट। हाँ, I नॉट होगा बेसिकली। ठीक है, यस और नो? तो बोलिए, VL माइनस VC, रिजल्टेंट निकालना है अपने को। ये रिजल्टेंट है, ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये है। बोलो, दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यस और नो? तो बोलिए, नेट ईएमएफ, नेट वोल्टेज क्या आएगी? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। यस और नो? VR क्या होता है? I नॉट R
यस और नो, उसका स्क्वायर हो जाएगा VL I नॉट XL, VC I नॉट XC। बोलो यहां से I नॉट कॉमन निकल गया, स्क्वायर बन के बाहर आएगा I नॉट स्क्वायर, यहां से भी I नॉट स्क्वायर बाहर निकलेगा, I नॉट बन जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो पावर कम हो जाएगी, बाहर आ गया I नॉट, अंदर क्या बचा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बोलो हम हमेशा यही देखते आए हैं कि बोलो देखो भाई VL इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस जैसा कुछ रिएक्टेंस, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस जैसा कुछ रिएक्टेंस, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर ऐसा ही रिलेशन मेरे को दिख रहा है और यहाँ पे R XL और XC का कॉम्बिनेशन है तो मैं क्या बोलूंगा उसको, रेजिस्टेंस जैसा ही कुछ होगा वो। देखिए भाई वोल्टेज इज इक्वल टू करंट, करंट आएगा बाहर, इनटू समथिंग, ये समथिंग क्या होगा, रेजिस्टेंस जैसा कुछ होगा, पूरे सर्किट का है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंपीडेंस। तो बोलिए E नॉट इज इक्वल टू I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जैसा कुछ आएगा यहाँ पे, तो बोलो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस जैसा कुछ, दिस इज द नेट इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस। क्या बोलेंगे इसको, इंपीडेंस। फॉर्मूला ऑफ इंपीडेंस इज R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। यस और नो, बोलिए E नॉट इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं हम Z। क्या लिखते हैं भाई, Z। बोलो E नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z, Z इज इक्वल टू बोलो इंपीडेंस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। V नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z हो जाएगा, Z इज इक्वल टू इंपीडेंस, पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस जैसा कुछ है दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। अच्छा एक बात और बताइए मेरे को, यहां पे क्या हुआ, VL इधर VC अपोज कर रहे थे एक दूसरे का, वेक्टर है ना, ये वेक्टर जैसे है ना भाई। अच्छा ये बताओ अगर VL बड़ा है VC छोटा है तो बोलो क्या हो रहा है, नेट इधर आएगा, नेट जो वोल्टेज है ये नेट करंट से आगे चल रही है, नेट वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। बोलो नेट वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। वोल्टेज लीड कब करती है, इंडक्टर वाले में करती है। सो दिस सर्किट विल बी नोन एज इंडक्टर डोमिनेटेड। क्या बोलेंगे, इंडक्टर डोमिनेटेड। जिसमें इंडक्टर की चले वो इंडक्टर डोमिनेटेड, जिसमें कैपेसिटर की चले वो कैपेसिटर डोमिनेटेड। और ऑब्वियसली जब कैपेसिटर की बात करेंगे तो बोलो VC बड़ा होगा VL छोटा होगा, नेट कहां आएगा, नीचे की तरफ, VC माइनस VL। यस और नो, तो बोलो नीचे की तरफ क्या आ सकता था इधर, VC माइनस VL। बोलो ये VC माइनस VL, ये VR, बोलो रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां से। दिस इज द नेट वोल्टेज। यस और नो, नेट वोल्टेज इज लैगिंग द करंट, नेट वोल्टेज इज लैगिंग द करंट। कैसा टाइप का सर्किट है ये, कैपेसिटर डोमिनेटेड, चलती कैपेसिटर की है, क्योंकि भैया अरे कैपेसिटर की चल रही है ना, इसीलिए तो EMF यानी कि वोल्टेज इज लैगिंग करंट। सही है भाई। अच्छा मान लीजिए आपके पास अब एक RC सर्किट है, ये देखो ये R ये C और यहां पे मैंने EMF लगा दिया सोर्स AC। सही है, क्या होगा यहां पे देखिए, R चाहेगा कि करंट साथ साथ चले, ये चाहेगा कि करंट आगे चले वोल्टेज पीछे चले, तो बोलो रेजिस्टेंस वाले में यहां पे, और बोलो कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज पीछे चलेगी यहाँ पे। बोलो नेट वोल्टेज कहाँ आएगी, बीच में से। बोलो इफेक्ट किसका है, नेट कैपेसिटर का। कैपेसिटर नहीं होता तो सारा का सारा सब कुछ इधर आ जाता ना। अभी क्या हो रहा है, नेट वोल्टेज इज लैगिंग बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर की चल रही है, बहुत छोटा सा इंडक्टर होता है यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, तभी भी ऑलमोस्ट ऐसा ही इफेक्ट रहता भाई। बड़ा कैपेसिटर छोटा इंडक्टर किसकी चलेगी भाई, बड़ा इंडक्टर है स्ट्रॉन्ग इंडक्टर है, छोटा वीक कैपेसिटर है किसकी चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है भाई। अच्छा यहाँ की बात हो गई होगी, आई होप क्लियर। डाउट है तो पूछ लो, अभी भी मौका है। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, यहां पे ये जो एंगल फाई बना है ये क्या है, बोलो। इधर क्या आया था, VL माइनस VC, और इधर क्या आया था, VR। बोलो ये VL माइनस VC है तो ये भी कितना है ना, VL माइनस VC। बोलो इस ट्राइंगल में टेंजेंट फाई क्या होगा, VL माइनस VC डिवाइड बाय VR। VL क्या होता है, I नॉट XL,
ये क्या होता है आई नॉट एक्स सी डिवाइड बाय आई नॉट आर, आई नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आर। कोई दिक्कत है भाई? बिल्कुल क्लियर है। तो बोलिए हम पावर फैक्टर एंगल डायरेक्टली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? सही है। तो बोलो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, आई नॉट एक्सएल आई नॉट एक्सी आई नॉट आर, आई नॉट कट गया, क्या बचा एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। तो वी कैन फाइंड आउट द पावर फैक्टर एंगल बाय फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्सी बाय व्हाट इज एक्सएल ओमेगा एल, व्हाट इज एक्सी 1 बाय ओमेगा सी। सही है। फील नहीं लेना है ज्यादा, बस फॉर्मूले पे फोकस करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे, कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं एक इंपीडेंस ट्राइंगल। बोलिए इंपीडेंस ट्राइंगल बना सकता हूं मैं? इंपीडेंस ट्राइंगल बोलो, यहां पे क्या था वी आर, यहां पे क्या था वी एल माइनस वी सी। अब आई नॉट आ रहा था, मैंने आई नॉट को हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ किसको रख लिया रिएक्टेंसेस को रख लिया। तो बोलो यहाँ कौन रेजिस्टेंस और यहाँ कौन रिएक्टेंस। बोलो इस ट्राइंगल में दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द नेट रिएक्टेंस, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट को बिल्कुल एंड पॉइंट से जोड़ दो, दिस इज द नेट वेक्टर, है ना। इसका और इसका नेट रिजल्टेंट क्या आएगा इंपीडेंस। बोलो भाई इस ट्राइंगल में बताओ टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आएगी दिस बाय दिस, यस और नो। z इज इक्वल टू बोलो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। फॉर्मूला ये पढ़ा भी था हमने। साइन फाई निकालना है, इसमें बोलो क्या आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस फाई निकालना है r बाय z। सोचो सोचो कॉस फाई क्या होता है पावर फैक्टर, फाई पावर फैक्टर एंगल, कॉस फाई पावर फैक्टर। तो डायरेक्टली पावर फैक्टर निकाल सकता हूं मैं यहां से क्या r बाय z, क्या करके भाई r बाय z। नहीं आई बात सामने। अब बताओ पावर कंजम्पशन क्या होता था vi cos फाई, है ना। दो तरीके से समझा था, i का कंपोनेंट ले लिया v की डायरेक्शन में या v का कंपोनेंट ले लिया i के डायरेक्शन में, याद आया। तो बोलो cos फाई डायरेक्टली पता है ना कितना r बाय z, v पता है i पता है, पावर आ जाएगी, यस और नो। सही है। देखो पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन। सही है। बोलो क्या हमें फर्क पड़ता है एक्सएल एक्सिस से? नहीं, ओवरऑल तो फर्क नहीं पड़ता ना। क्यों भाई? क्योंकि पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है r इज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर कंजम्पशन। ठीक है। जो IC होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज, और IL जो होता है वो भी परपेंडिकुलर टू वोल्टेज। तो बोलो एंगल कितना आता है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल आएगा। तो बोलो VI cos फाई में 90 डिग्री हो गया, पावर कंजम्पशन कितना है 0। सही है ना। बोलो भाई IL इज परपेंडिकुलर टू वोल्टेज, IC इज परपेंडिकुलर टू वोल्टेज, पाई हो गया 90 डिग्री। तो बोलो दोनों केसेस में पावर कितनी आ रही थी 0। अच्छा मेरे को ये बताओ पावर कंजम्पशन अगर 0 है तो करंट किस नाम का फ्लो कर रहा है, कैसा करंट फ्लो कर रहा है? हम उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। कैसा बोलते हैं वाटलेस करंट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर कंजम्पशन 0 आया ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंजम्पशन 0 आया ना। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो कैसा है वाटलेस करंट है। कैसा करंट है वाटलेस। ठीक है, उसमें कोई पावर कंजम्पशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो करंट सप्लाई किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल कोई इंडक्टर जैसे पंखे के वाइंडिंग है, किसकी तरह बिहेव कर रही है वो एक इंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है। और जो पावर सप्लाई जा रही है वो किस काम में आ रही है एक मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएशन में काम आ रही है, यस और नो। किसके काम आ रही है भाई मैग्नेटिक फील्ड के कंजम्पशन में। ठीक है, उससे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है नो डाउट, लेकिन जो इंडक्टिव पार्ट है सर्किट का उसमें कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं है। उसमें उसका काम क्या है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करना है। ऐसे ही अगर कैपेसिटर लगा हो तो उसका काम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करना, उसमें भी कोई पावर कंजम्पशन नहीं होगी। पावर कंजम्पशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, और जो इंडक्टर के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं वाटलेस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाटलेस करंट। तो व्हाट इज वाटलेस करंट? The current flowing in purely inductive circuit and purely capacitive circuit is called as wattless current. Wattless क्यों बोलते हैं इसको? Because
the angle between current and voltage is 90 degree and the power consumption P is equal to VI cos phi is equal to 0. Hence the current is known as wattless current because it does not consume any power. सही है, ये सारा बातें आगे लिखी हुई है. ओके, कोई दिक्कत? चले आगे. तो cos phi कितना आ गया भाई? डायरेक्ट लो, बोलो. बेस बाय हाइपोटेन्यूज R बाय Z के बराबर आ गया है. नहीं आई बात समझ में? सही है. तो बोलिए ये रिवीजन सा हो जाएगा आपको कुछ. ठीक है. R is resistance, XL is inductive reactance, XC is XL माइनस XC का मैग्नीट्यूड, ये है नेट रिएक्टेंस या सिंपली रिएक्टेंस. Z मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट इंपीडेंस. ठीक है ना. और अगर XC इज ग्रेटर देन XL मतलब किसकी चल रही है? कैपेसिटर की चल रही है. तो कैसा सर्किट होगा बोलो? वो कैपेसिटर डोमिनेटेड. और अगर XL बड़ा है तो क्या होगा? इंडक्टर डोमिनेटेड होगा. सही है ना. ठीक है. तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. बोलो भाई, नीचे आ गया ना. ये इधर है, ये भी इतना ही है. तो बोलो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर. तो बोलो Z इज इक्वल टू √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. सही है. नहीं आई बात समझ में? सेम एज प्रीवियस बट द एंगल फाई विल बी नेगेटिव. सही है. वहां आगे चल रहा था, यहाँ पीछे चल रहा है. यस और नो? कोई भी दिक्कत है क्या? एंगल के फाई के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं. पावर क्या होती है? VI cos फाई. और अगर एंगल पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, cos तो क्या करता है? माइनस के साइन आ जाता है. सही है ना. याद रहेगी बात ये. ठीक है. टाइप्स ऑफ RLC सर्किट क्या बोला? पहला इंडक्टर डोमिनेटेड. जहां इंडक्टर की चल रही है उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर डोमिनेटेड. डोमिनेटिंग क्या होता है? डोमिनेट करना क्या होता है? राज करना होता है बेसिकली. ठीक है ना. किसी को दबाव में रखना होता है. ठीक है. जैसे कहते हैं फलाने की तो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, मतलब वो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा दबा देता है जैसे भी करके. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इंडक्टर डोमिनेटेड. इंडक्टर दबा देगा किसको? कैपेसिटर को. ठीक है. रेजिस्टेंस को तो कोई छेड़ नहीं सकता ना, वो तो उसके परपेंडिकुलर भाई. सही है. तो बोलो इंडक्टर डोमिनेटेड मतलब VL इज ग्रेटर देन VC. VL क्या होता है? I नॉट XL. VC क्या होता है? I नॉट XC. I नॉट कट गया, क्या बचा? XL इज ग्रेटर देन XC. बोलो XL मतलब ओमेगा L, XC मतलब ओमेगा को इधर लेके जाओ, L को इधर लेके आओ, क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/LC. ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/LC. ओमेगा इज ग्रेटर देन 1/√LC. ठीक है ना. ओमेगा भाई स्क्वायर कर हटा दिया ना तो रूट लगेगा. तो बोलो ओमेगा किससे बड़ा है? √LC से बड़ा है. यानी कि जो सर्किट है वो इंडक्टर डोमिनेटेड होगा या कैपेसिटर डोमिनेटेड होगा, ये ऑब्वियसली L और C पे तो डिपेंड कर ही रहा है. साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है. फॉर ए गिवन RLC सर्किट विद फिक्स्ड वैल्यू ऑफ R, L एंड C. R फिक्स हो गया, L फिक्स हो गया, C फिक्स हो गया. R, L फिक्स हो गया, C फिक्स हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया ना. फ्रीक्वेंसी चेंज करके मैं उसको अपने हिसाब से इंडक्टर डोमिनेटेड भी बना सकता हूं और कैपेसिटर डोमिनेटेड भी बना सकता हूं. अगर मुझे इंडक्टर डोमिनेटेड चाहिए तो क्या करूंगा? ओमेगा को 1/√LC से बड़ा रखूंगा. सही है. और अगर मुझे कैपेसिटर डोमिनेटेड तो ऑब्वियसली इससे छोटा रखूंगा. और अगर दोनों की वैल्यू खत्म करनी है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की चलानी है, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC कर दूंगा. उसको बोलते हैं रेजोनेंस. ठीक है. बोलो ओमेगा क्या होता है? 2πf. 2πf इज ग्रेटर देन 1/√LC. 2π को इधर भेज तो क्या आएगा? f इज ग्रेटर देन 1/2π√LC. फॉर ए फिक्स्ड सर्किट फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, इंडक्टर डोमिनेटेड या कैपेसिटर डोमिनेटेड, और L और C की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है. सही है. क्लियर हो गई बात? दोबारा बता रहा हूं मैं फिर भी. देखो ओमेगा L और ओमेगा C, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो L और C की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और अगर LC फिक्स है तो ओमेगा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इंडक्टर डोमिनेटेड है या कैपेसिटर डोमिनेटेड है. नहीं आई बात? सही है. हाँ भाई. तो बोलो इस केस में क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 1/2π/LC. बोलो XL बड़ा है, XC छोटा है, तो बोलो नेट कहां आएगा? ऊपर की तरफ. रिएक्टेंस ऊपर आएगी ना. यहाँ बोलो भाई XL होता है, नीचे XC होता है, तो बड़ा कौन है? XL. तो बोलो चलेगी किसकी? XL. नेट कितना आएगा? XL माइनस XC. ठीक है. बोलो इधर कितना? I, इधर
आई नॉट के बोलो, हाँ ये सॉरी ये नेट करंट, इधर इधर आएगा नेट वोल्टेज, बोलो इनके बीच का फेज होगा फेज डिफरेंस, ठीक है। बोलिए Z इज इक्वल टू दिस एंड टेंजेंट फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, है ना, क्योंकि XL इज ग्रेटर देन XC, तो पॉजिटिव बड़ा माइनस छोटा क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है भाई, E लीड्स I लैग्स। आप इनमें ऐसे भी रिलेशन देख सकते हो कि अगर टेंजेंट फाई पॉजिटिव है तो E लीड कर रहा होगा और I लैग कर रहा है, सही, ऑब्वियसली भाई फाई पॉजिटिव है मतलब वोल्टेज ऊपर है, और अगर फाई नेगेटिव होता यानी कि EMF लैग कर रहा होता, वोल्टेज लैग कर रहा होता, ठीक है। ठीक है, अगला केस बोलो, कैपेसिटर डोमिनेटेड किसकी चलेगी, कैपेसिटर की, यानी कि VC इज ग्रेटर देन VL। VC क्या होता है, I नॉट XC, VL क्या होता है, I नॉट XL, I नॉट कट गया, क्या आया, XC ग्रेटर देन XL। बोलो 1 बाय ओमेगा C ग्रेटर देन 1 बाय ओमेगा L, सॉरी 1 बाय XC इज ग्रेटर देन ओमेगा L, ओमेगा इधर L इधर, बोलो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 1 बाय रूट LC। बोलो ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं अब, 2 पाई f, तो बोलो 2 पाई उधर भेज देंगे, f इज लेस देन 1 बाय 2 पाई अंडर रूट LC। ध्यान रखिएगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यू है ना एक पर्टिकुलर, इससे कम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो कैपेसिटर डोमिनेटेड, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इंडक्टर, कम कैपेसिटर इंडक्टर ज्यादा पे, ठीक है ना, इससे कम पे कैपेसिटर डोमिनेटेड, इससे ज्यादा पे इंडक्टर डोमिनेटेड, याद रहेगी बात, ठीक है। इंपीडेंस ट्रायंगल देख लो क्या बनेगा, XC माइनस XL नीचे, R इधर, बोलो रिजल्टेंट इधर, बोलो फाई क्या आएगा, ऐसे एंगल ये बनेगा ना, बोलो भाई ये नेट E है, नेट वोल्टेज है ये, और इधर करंट है, बोलो E इज लैगिंग I, अरे E इज लैगिंग I, बोलो ये फाई हो गया। अब बताओ टेंजेंट फाई परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट फाई की वैल्यू पता चल गई, कॉस फाई की वैल्यू बताना, R बाय Z मतलब ये Z, अरे भाई Z यार, भाई रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट इंपीडेंस था ना, तो बोलो R डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, Z करना पड़ेगा, ऐसा ना, ठीक है। तो E लैग करेगा यहाँ पे और करंट लीड करेगा, EMF पीछे आ रहा है, करंट आगे आ रहा है, ठीक है। स्पेशल नोट फॉर RC सर्किट, रिमूव L, XL और VL फ्रॉम सीरीज RLC सर्किट। सीरीज RLC सर्किट है, अभी पढ़ लिया सबको सीरीज RLC का। अगर आपको क्या करना हो, RC सर्किट स्टडी करना हो तो क्या करना है, L को हटा देंगे, यानी कि L हट गया तो कौन हट गया, XL हट गया, ऐसे ही VL हट गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ XC और R, रिजल्टेंट आ गया, है ना, लैग करेगा। सिमिलरली अगर हमको स्टडी करना होता RL सर्किट तो मैं C को हटा देता, C हटता तो XC हट जाता और ऐसे ही VC हट जाता, यहां क्या बचता, बोलो XC, यहां कौन R, रिजल्टेंट कहां था, यहां, सही है। बोलो इस केस में रिजल्टेंट इज Z क्या आएगा, बोलो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बोलो तो यहाँ पे इस केस में Z स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हटाया रूट लगाया, क्लियर है भाई। बोलो व्हाट इज टेंजेंट फाई इन दिस केस, टेंजेंट फाई परपेंडिकुलर बाय R, यानी कि XL बाय R, और इस केस में नीचे वाले में टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, बोलो परपेंडिकुलर कौन है, XC बाय R, नहीं आई बात, सही है, यही नोट आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर RC सर्किट है तो कैपेसिटर की वजह से क्या होगा, वोल्टेज लैग कर जाएगी, नेट वोल्टेज लैगिंग आएगी, वोल्टेज लैगिंग करंट लीडिंग, सही है। ऐसे ही फॉर LR सर्किट, RL सर्किट के लिए C हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, XL ऊपर, R इधर, रिजल्टेंट इधर, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि XC बाय R। नहीं आई बात समझ में, अरे भाई क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या होता है, ये एक नई चीज है हमारे लिए। देखो भाई, अगर XL और XC जो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं, यस और नो, बोलो भाई इधर XL है, नीचे क्या होता था XC, नेट क्या होता था XL माइनस
यस और नो? तो बोलो भाई, एक्सएल बड़ा है, एक्सी छोटा है, तो ऊपर आता था। एक्सी बड़ा एक्सएल छोटा था तो नीचे आता था। दोनों इक्वल है तो ये हट गए ना, रिजल्टेंट कहां आएगा? सही है। तो ये सीरीज आरएलसी सर्किट में एक फिनोमेना होता है जिसमें एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं, और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो बोलो जो नेट वोल्टेज और करंट है वो एक दूसरे के फेज में होते हैं, मतलब उनका फेज डिफरेंस कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है। और जो पावर डिलीवरी है वो आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि जेड नहीं है ना। बोलो भाई, एंगल कितना हो गया? पावर फैक्टर एंगल दोनों इधर आ गए तो फाई 0 हो गया। तो बोलो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, क्या हो गया? ये cos 0 1 हो गया, यानी कि पावर इज इक्वल टू वी आई हो गया, यानी कि पावर डिलीवरी मैक्सिमम हो गई इस केस में। नहीं आई बात समझ में? सही है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? फॉर एन एसी सर्किट वी नो दैट Z इज इक्वल टू दिस। अगर मैं चाहूं कि एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, एक्सएल एक्सी बराबर हो गए, तो बोलो ये खत्म हो गया। बोलो Z की कितना आ गया? R के बराबर। Z बिकम्स मिनिमम। बोलो भाई, बोलो भाई, R स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा था, फिर रूट हो रहा था, तो R से तो बड़ी वैल्यू आ रही थी। अब ये 0 हो गया, तो बोलो Z की वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम। अगर इंपीडेंस मिनिमम मतलब रेजिस्टेंस जैसा कुछ जो ऑफर हो रहा है वो मिनिमम हो गया, तो क्या होगा? करंट विल बी मैक्सिमम एंड द पावर कंजम्पशन विल आल्सो बी मैक्सिमम। ठीक है ना? तो बोलो इफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी, Z इज इक्वल टू Z मिनिमम इज इक्वल टू R। कब होगा? तो क्या होगा? Z इज मिनिमम, पीक करंट विल बी मैक्सिमम। सही है ना? वैसे भी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? बोलो वी आर इज इक्वल टू आई आर आई नॉट आर। यस और नो? VC इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी, VL इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल, और V नेट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू Z। याद आया? तो बोलो आई नॉट इज इक्वल टू क्या आया? V बाय Z, और Z मिनिमम हो गया तो क्या होगा? आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि करंट बिकम्स मैक्सिमम। सही है। अच्छा, XL और XC को बराबर रख दे। XL क्या होता है? ओमेगा एल। XC क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी। दोनों को इक्वल रखो, दोनों को इक्वल रखे, मेरे ख्याल से आगे आ जाएगा ये। ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इनटू एल सी। ठीक है। कब होगा ये? XL इक्वल टू XC होना चाहिए, तो Z मिनिमम हो जाएगा जब ये दोनों इक्वल हो गए। तो बोलो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा इधर एल इधर, तो बोलो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 1 बाय एल सी। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी। सही है। इस ओमेगा को हमने नाम दे दिया ओमेगा नॉट, रेजिस्टेंस वाला ओमेगा, सॉरी रेजोनेंस वाला ओमेगा। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस वाला ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। बोलो भाई ये क्या है? 2 पाई एफ नॉट है ना, 2 पाई एफ होता है ओमेगा, तो 2 पाई एफ नॉट लिख दो इसको, 2 पाई उधर ले जाओ, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। अब थोड़ी सी ये जो इंग्लिश लिखी हुई है इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है अंग्रेजी में। A circuit is said to be in resonance। एक सर्किट को रेजोनेंस में कहा जाएगा if current obtained is maximum। अगर क्या हो? करंट मैक्सिमम हो at a particular frequency। अगर करंट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। कब हो जाता है ये? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है। इस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, या फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एट दिस फ्रीक्वेंसी Z इज मिनिमम। Z मिनिमम तो होता है दोनों, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर उसकी वैल्यू निकाली, ओमेगा नॉट की वैल्यू आई, फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी आ गई ना। एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। नहीं आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत है? और ये कब होता है? बोलो एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है जब, है ना। तो बोलो Z कितना आ गया? R के बराबर। EMF और करंट में एंगल कितना हो गया? 0। बोलो टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या होती है? XL माइनस XC बाय R। ये दोनों इक्वल है, तो ये कितना हो गया? 0। टेंजेंट फाई 0, फाई कितना आ गया? 0। सही है। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I। क्लियर हो गई बात? ठीक है। I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय R। I नॉट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और इस केस में R ही Z के बराबर है, तो बोलो क्या हो जाएगा? करंट मैक्सिमाइज हो जाएगा। हेंस इफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज रिड्यूस्ड, मैक्सिमम करंट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है। रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि Z ही रेजिस्टेंस है। यहां देख लेते हैं बिहेवियर। हमने क्या किया है? करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाया। एक सर्किट मैंने लिया फिक्स, ठीक है, जिसमें क्या था? R फिक्स था, L फिक्स था, और C भी फिक्स था,
और मैंने क्या किया, जो ये सोर्स है इसकी ओमेगा को चेंज किया और यहां के करंट को भी, पीक करंट को स्टडी किया। क्या बोला, इसकी ओमेगा को वेरी किया और पीक करंट को स्टडी किया। ठीक है, जैसे जैसे ओमेगा चेंज होगा क्या होगा, पीक करंट चेंज होगा। इनिशियली मैंने क्या किया, ओमेगा को इंक्रीज करना शुरू किया। ओमेगा की वैल्यू कम है, जब ओमेगा कम होता है तो किसकी चलती है, कैपेसिटर की। और जब ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाता है तो किसकी चलती है, इंडक्टर की, है ना। तो बोलो इनिशियली पीक करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन ओमेगा। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा पीक करंट विल आल्सो इंक्रीज। और जैसे ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आगे जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, with increase in omega peak current reduces। initially this is capacitor dominated area and this is inductor dominated area। यहाँ पे XC XL से बड़ा है, सही है ना, और ओमेगा ओमेगा नॉट से छोटा है। यहाँ क्या होता है, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट एंड XL इज ग्रेटर देन XC। XL इज ग्रेटर देन XC। ठीक है, नहीं आई बात समझ। ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, 2024 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया, मेरे ख्याल से रेजोनेंस का ही क्वेश्चन था, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। ठीक है, कि भाई 1/2 LC से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, नीट में आया, इसी साल आया ये क्वेश्चन। ठीक है, आई नॉट और हाँ रेजिस्टेंस के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। देखिए मैंने R1 वैल्यू ली सर्किट में तो ऐसा आ रहा था, R2 वैल्यू ली सर्किट में तो ऐसा बिहेवियर हो रहा था, और R3 वैल्यू ली तो ऐसा बिहेवियर हो रहा था। बताइए करंट इंक्रीज कब होता है, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो बोलिए सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा करंट आ रहा है वो सबसे कम रेजिस्टेंस है। तो बोलो R3 सबसे छोटा है, R2 उससे बड़ा, R1 सबसे बड़ा, तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। तो बोलो I01 पीक करंट इन फर्स्ट केस इज लेस देन सेकंड लेस देन थर्ड। नहीं आई बात, क्लियर है भाई। इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम जो होती है, बोलो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, वी आई कॉस फाई। ठीक है ना, वी आई कॉस फाई। ठीक है, वैसे हम इसको अगली क्लास में करें क्या, ये तो क्वेश्चन ही हाई क्वालिटी, अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, डू इट नेक्स्ट टाइम। आप लंच कर सकते हैं अभी।